नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के प्रश्नों की प्रैक्टिस लगातार करा रहे हैं। केमिस्ट्री पोर्शन हमारा चल रहा था जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज से स्टार्ट हो रहा है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का परिचय और उसकी प्रमुख शाखाएं। उसके अलावा एक और चैप्टर यहाँ आज की वीडियो में कवर होगा, कोशिका और कोशिका संरचना विभाजन। तो दो चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सारे इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? हाइमन, अरस्तु, लैमार्क या लियानस? तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? आपका अरस्तु यहां पर सही हो जाएगा। जीव विज्ञान को विज्ञान की वह शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में खास तौर से जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफी अध्ययन किया था। इसी कारण से अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है प्रश्न, कीट संवर्धन क्या होता है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान या कीटों को मारने का विज्ञान? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है उसे कहते हैं कीट संवर्धन और इंग्लिश में कहते हैं वर्मी कल्चर। पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषक, बीज? कौन सा सही होगा? पेडोलॉजी की बात करते हैं तो ये मिट्टी के अध्ययन से संबंधित होता है। इसी को ही हिंदी में मृदा विज्ञान कहते हैं। तो जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताओं और धरातल पर उसके वितरण को वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और पृथ्वी के ऊपरी सतह के कणों को ही छोटे या बड़े मृदा जो है वो कहा जाता है। मेन ऐसे याद रख सकते हैं, पेडोलॉजी में पैदल वर्ड थोड़ा सा ना पैदल आ रहा है, तो जब पैदल चलते हैं तो मिट्टी पैरों में लगती है, उससे मृदा विज्ञान जोड़ सकते हैं। मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान कौन सा है? कालोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी? आंसर आपका हो जाएगा पहला, कॉलोलॉजी। यहाँ पर मानवीय शारीरिक सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है। कालोलॉजी में जीवित प्राणी के शारीरिक बनावट का अध्ययन किया जाता है। बीज लेखन या कूट लेखन, किसी सूचना का अध्ययन करना, क्रिप्टोलॉजी कहलाता है। और साइकोलॉजी का तो संबंध जानते ही मनोविज्ञान से है। अगला है ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पक्षी का, कैंसर का, स्तनपायी का या मिट्टी का? तो आंसर यहाँ पर बी वाला ऑप्शन कैंसर जो है वो सही हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है? कैंसर का। बाकी भी कुछ की बात करते हैं, जैसे पक्षियों के अध्ययन की बात होती तो ऑर्निथोलॉजी इसकी शाखा है। कैंसर के अध्ययन के लिए ऑन्कोलॉजी है। स्तनपाइयों के अध्ययन के लिए मैमोलॉजी है। मिट्टी के अध्ययन के लिए पेडोलॉजी है, जो कि ऊपर आ चुका है क्वेश्चन। हड्डियों के अध्ययन के लिए ऑस्टियोलॉजी है। झाड़ियों के अध्ययन के लिए डेंड्रोलॉजी है। और रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी या रक्त विज्ञान भी कहते हैं। अगला है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है? हड्डी, पक्षी, बांस या रक्त? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्षियों का, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी हमने बताया था कि ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। अगला है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ऑरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी? तो ऑस्टियोलॉजी यहाँ भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब यहाँ से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कोशिका व कोशिका संरचना विभाजन। सबसे पहला प्रश्न, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा? कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, कोशिकाओं में जो पानी की मात्रा होती है वो आपका कारण बनती है रंध्र खुलने या बंद होने का। स्टोमेट जो स्टोमेटा है रंध्र, इसका खुलना और बंद होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस विनिमय और जल संतुलन को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रक्रिया को दो प्रमुख निकाय के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे गार्ड सेल कहा जाता है। अगला है ऑर्गेनल को किसके द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है? एक्सरे विवर्तन, क्रोमेटोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी या फिर डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन? तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ऑर्गेनल को डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जैविकी। और साइटोलॉजी में एक सामान्य प्रक्रिया है जिसका यूज कोशिकाओं के विशिष्ट भागों के आगे के विश्लेषण के लिए पूरे सेल के कुछ ऑर्गेनल को अलग करने के लिए किया जाता है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? कोशिका भित्ति प्लस प्लाज्मा झिल्ली, पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म प्लस कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली माइनस साइटोप्लाज्म?
आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति सही होगा। पादप कोशिका के कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाने वाला रवेदार जालीनुमा और अर्ध तरल पदार्थ जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसकी संरचना जल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस पदार्थों से जो है वो हुई है। अगला प्रश्न है आपका कि गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि ये विशिष्ट मिट्टी में बढ़ता है, इसमें कैरोटीन होता है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आता है, पूरे पौधे का रंग नारंगी होता है, कौन सा कारण होता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। गाजर में नारंगी रंग होने का कारण उसमें पाया जाने वाला कैरोटीन है। लाल रंग का जो कारण होता है वो एंथ्रोसाइनिन है। नारंगी रंग के लिए कैरोटीन है और लाल रंग के लिए एंथ्रोसाइनिन है। अगला है लाइसोसोम होते हैं पाचन केंद्र, श्वसन केंद्र, उत्सर्जन केंद्र, ऊर्जा केंद्र। लाइसोसोम की बात करेंगे तो पाचन केंद्र आपका यहाँ पर सही होगा। ये कोशिका में प्रवेश करने वाले बाह्य पदार्थ तथा कणों का पाचन करते हैं। ये कोशिका के अंतः पदार्थ तथा अंगों के टूटे फूटे भाग को पाचित करके कोशिका को साफ भी करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। खोज इसकी हुई थी 1958 में क्रिश्चियन डी डवे जो है इनके द्वारा। अगला है इनमें से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन कोशिका झिल्ली जो है वो सही होगा। कोशिका झिल्ली आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये झिल्ली बनी किसकी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की जो है वो बनी होती है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है और कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में भी जो है ये हेल्प करती है। अगला है बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसके राइबोसोम डैश के होते हैं 50s टाइप, 30s, 80s, 70s। आंसर हो जाएगा आपका 70s टाइप के राइबोसोम जो है वो देखने को मिलते हैं। राइबोसोम की जो खोज है वो किसने की थी? पैलाडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण जो है वो करते हैं। अगला है लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितने भाग से बना होता है? 90, 95, 50 या 94? आंसर यहाँ पर आपका 94% जो है वो सही होगा। लसिका के गैर कोशिकीय हिस्से में लगभग 94% पानी होता है और लसिका में श्वेत रक्त कणिकाएं भी जो है वो पाई जाती हैं। अगला है कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जो है वो होती है? कोशिका के कौन सा भाग है? कोशिका द्रव्य है, नाभिक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है? आंसर यहाँ पर कोशिका द्रव्य जो है वो सही होगा। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस कोशिकीय श्वसन की पहली अवस्था होती है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है जिसके परिणाम स्वरूप पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगला है अर्धसूत्रीय विभाजन में युग्मन सिनैप्सिस द्विसंयोजी गठन कब होता है? जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन, लेप्टोटीन, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर जाइगोटीन के दौरान जो है वो सही होगा। अर्धसूत्रीय विभाजन में युग्मन द्विसंयोजी गठन जाइगोटीन की प्रक्रिया के दौरान होता है। जाइगोटीन की अवस्था को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म लेखी ये दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है जिसे सिनेप्टोनिमल मिश्रण जो है वो कहते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान केंद्र और कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें उपकला कोशिका पाई जाती है? बाल है, नाक है, फेफड़ा है, अग्नाशय है, कौन सा सही होगा? जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। हमें मोटिवेशन मिलता रहे और साथ ही लाइक का टारगेट 400 लाइक का है। जैसे ही कंप्लीट होगा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी को मिल जाएगी और बाकी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट तो आपको पल पल की मिलती ही रहती है। तो वहाँ नहीं जुड़े हो तो बालाजी डेटा सर्च करके जुड़ जाइएगा। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? बाल, नाक, फेफड़ा या अग्नाशय? आंसर हो जाएगा ई वाला, यानी इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। प्राणियों के शरीर की जो बाहरी सतह होती है और शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंग होते हैं, इनके बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? उपकला ऊतक या उपकला कोशिका। और प्रश्न में यही उपकला कोशिका पूछी गई थी। तो वास्तव में जो उपकला कोशिका है वो शरीर की एक विशिष्ट कोशिका होती है जो कि अंगों का आच्छादन करके उनकी रक्षा करती है।
ये अंग जैसे गुर्दा हो गया, फेफड़ा हो गया, जिगर आदि में जो है वो पाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन, इनमें से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन या फिर विषाणु या फिर जीवाणु या फिर शैवाल? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि विषाणु। विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता क्योंकि विषाणु की कोशिका संरचना में कोशिका भित्ति नहीं होती है। एंजाइम उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है, परंतु बीपीएससी ने इसका आंसर ई को सही माना है, यानी कि इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं वाला जो है यहाँ पर आंसर बीपीएससी की तरफ से सही माना गया है। शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन इनमें से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिका या फिर हार्मोन? आंसर आपका हो जाएगा पहला यानी लाल रुधिर कणिका के द्वारा। तो शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन लाल रुधिर कणिका के माध्यम से पहुंचाई जाती है। लाल रुधिर कणिका रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर के उसे क्या करती है, शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस? तो कोशिका का शक्ति स्रोत इनमें से आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सही हो जाएगा, जिसको हम पावर हाउस भी कह सकते हैं। तो जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़ करके से सभी सजीव, पादप और जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दीप एकक पर्दा युक्त कोशिकाओं को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं, ताकि बाकी जो क्रियाएं होती हैं वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो कि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि आपका एटीपी के रूप में आपकी संचित होती है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को हम श्वसनांग अथवा ऊर्जा घर भी जो है वो कहते हैं। अगला है, इनमें से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? टॉनिक, वायरस, कार्बोहाइड्रेट या लौह अयस्क? आंसर आपका बी हो जाएगा यानी कि वायरस। इंटरफेरॉन का संबंध वायरस से है। संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन जो अन्य स्वास्थ्य कोशिकाओं का वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं उसे कहते हैं इंटरफेरॉन। इनमें से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, अंतर्द्रव्यी जालिका? कौन सा सही होगा? कौन सा कोशिका घटक? आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि लाइसोसोम जो है वो सही होगा। तो ये आपका कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। तो जंतु कोशिका में कोशिका द्रव में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल थैलीनुमा संरचना को लाइसोसोम कहते हैं। यह अंतः कोशिकीय पाचन में हेल्प करता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और इससे मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। इस कारण से ही लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यह कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणु को भी नष्ट कर देता है। अगला है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल? तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। असंख्य कोशिकाएं मिलकर के मानव शरीर का निर्माण करती हैं। मानव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। उन्होंने कार्क में मृत कोशिका की खोज जो है वो देखा था। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर के बना होता है, जिसमें आपका ऑक्सीजन होता है 76%, कार्बन होता है 10.5%, हाइड्रोजन होता है 10% और नाइट्रोजन होता है 2.5%, और जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जो है वो जल होता है। अगला है, मानव शरीर में होता है 70% पानी, 20 से 30, 10 से 20 या 30 से 40। तो कितने परसेंट पानी होता है? पहला ऑप्शन 70% तक आपको पानी देखने को मानव शरीर में मिलता है। हमारी हड्डियां जो देखने में ठोस और कड़ी मालूम होती हैं, इसमें 22% पानी होता है। दांत में 10%, त्वचा में 20%, मस्तिष्क में 74.5%, मांसपेशियों में 75.6% और रक्त में 83% जल उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन लास्ट, इसके बाद देखेंगे टीचिंग वाले पोर्शन से जो क्वेश्चन आए हैं जो 2023 में बीपीएससी प्री में आया है। तो त्वचा का रंग इनमें से किसके द्वारा निर्धारित होता है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, मेलेनोसाइट? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर मेलेनोसाइट आपका सही हो जाएगा। त्वचा का रंग मेलेनोसाइट नामक तत्व से निर्धारित होता है। त्वचा में लाखों की तादाद में मेलेनोसाइट कणिकाएं रहती हैं
जो कि मेलानिन पिगमेंट का निर्माण करती हैं। ये त्वचा का रंग प्रदान करता है। मेलानिन शरीर को सूर्य की तेज किरणों से भी बचाता है। कुछ मानव जातियों में ये अधिक होता है, जैसे कि आपका निग्रो। देखते हैं ना, उनका रंग बहुत ब्लैक किस टाइप का होता है। पढ़ते हैं अब हम हमारे प्रश्न, वो जो कि आपके लेटेस्ट क्वेश्चन टीचिंग वाले पोर्शन या फिर बीपीएससी के लेटेस्ट पेपर में प्री में आए हैं। तो प्रश्न है आपका, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड, मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड या नेमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड? आंसर यहाँ पर पहला मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड सही हो जाएगा। mRNA का विस्तारित रूप है ये, जो कि जीनोम में एकल प्रोटीन कोडिंग जीन की एक प्रति है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में भी काम करता है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ये भी याद रख सकते हैं। अगला है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार इनमें से कौन सी है? ये क्वेश्चन भी देखेंगे तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 में पूछा गया है, मतलब जूनियर लेवल पर पूछा गया है। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्लेटलेट्स है, लिम्फोसाइट है, आरबीसी है, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर आपका लिम्फोसाइट्स जो है वो सही होगा। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत कोशिकाओं में आता है, जो कि हमारे शरीर की संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। जितने भी जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं, वो हमारे शरीर की संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% भी देखने को मिलती हैं, जो हमारे परिसंचरण तंत्र और केंद्रीय लिम्फोसाइट अंगों में पाए जाते हैं। अगला है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं। ये भी देखेंगे क्वेश्चन, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 3 यानी 6 से 8 के लेवल पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, कौन सा सही होगा? तो ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो होती है द्विगुणित। ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है और बीजाणु आपके अगुणित हैं। ब्रायोफाइट पौधों का एक समूह है जिसमें संवहनी कोशिकाएं नहीं होती हैं। ये वे पौधे हैं जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। इनको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें आपके हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, ये 3 प्रकार मुख्यतः देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट होगा, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो सही होगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत जो है वो होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, और ये जल में घुलनशील होता है और इसका स्वाद मीठा होता है। अब एक प्रश्न आपके लिए, इससे पहले जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। ये प्रश्न आपके लिए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, कोबालमिन है, नियासिन है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आंसर इसका जब आगे वाले टॉपिक कराएंगे तो वहां पर जब क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर भी हम आपको बता देंगे। बाकी इससे पहले टॉपिक वाइज वाले वीडियो कोई नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अलग से आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।